हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश है जो किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश है जो हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में इतना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चलता है निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, निर्वात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब को। क्वेश्चन नंबर 9, दर्पण के चौड़ाई दर्पण का क्या कहलाता है। तो दर्पण के चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसी समतल दर्पण में पी देखने पर कैसा प्रतीत होगा। जब हम पी लेटर को समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो वो दर्पण में कैसा दिखेगा। तो वो दर्पण में क्यू के जैसा दिखेगा। कौन सा दर्पण के सामने रखना है, समतल दर्पण के सामने पी को रखना है। तो पी कैसा दिखेगा दर्पण में, क्यू के जैसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी ली जाती है। तो एक चिन्ह परिपाटी होती है, तो उसके अनुसार है जो दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है, मतलब धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, दोनों ली जाती है। तो इसका जब दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब तो उसका प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो ऐसा सा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण होता है जो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी कि ध्रुव यहाँ पे होता है, और फोकस के बीच की दूरी, यानी ये प्रधान अक्ष है, यहाँ पे फोकस है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है।
तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को कैसा दर्पण, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसमें दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2, जहाँ R वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट किया जाता है, तो F बराबर R/2 हो गया, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस दर्पण में वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो हमेशा उल्टा बनती है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी उल्टा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अवतल दर्पण में वस्तु को प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर रखने से वस्तु का वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर वस्तु को, यानी कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब और वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। तो अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर की ओर धंसी होती है। देखिए ऐसे रहता है, अवतल दर्पण ऐसा रहता है। ये हो गया जो इसका आगे जो धंसा हुआ पार्ट है वो ये हो गया परावर्तक सतह इसका। तो अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर की ओर धंसा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण ऐसे रहता है, उभरा रहेगा इसका परावर्तक सतह, इधर रंगा हुआ रहता है। ये है जो बाहर वाला जो भाग है वो परावर्तक सतह होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डॉक्टर लोग हैं जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है क्या कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। मान लीजिए ये दर्पण है, तो वक्रता केंद्र ये हो गया वक्रता केंद्र सी, और क्या बोल रहा है ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजर रही है उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो हमेशा धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोनों होती है, एक कभी ऋणात्मक भी हो सकती है और कभी धनात्मक भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखने के लिए थैंक यू।